ग्रीक एंड एंशिएंट लिटरेचर की सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं ओविड से। ओविड एक रोमन पोइट था। ये विर्जिल और होरेस का कंटेम्प्रेरी था और इसका जो पूरा नाम वो पब्लियस ओविडियस नेसो था, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में ये ओविड के नाम से जाना जाता है। वो विटी और एमोरस पोइम्स लिखता था। मेटामॉर्फोसिस उसका एक बेस्ट नोन नॉवल है, पोएम है, और ये इट वॉज रिटन इन 8 AD। इसमें 15 बुक्स थी और इसमें मैथोलॉजिकल नैरेटिव्स हमें मिलते हैं। तो ये इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ मैथोलॉजी। He was the first major Roman poet to begin his career during the reign of Augustus. अब ये देखें, ये जो टाइम पीरियड है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये किंग ऑगस्टस के ज़माने का, और ये किंग ऑगस्टस वही है जहाँ जिसको क्लासिकल एज माना जाता है, और 18 सेंचुरी को ऑगस्टन एज भी इसी किंग की वजह से कहा जाता है, क्योंकि 18 सेंचुरी के जो लोग थे जिनमें डॉक्टर जॉनसन, अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट वगैरह थे, जो नियो क्लासिकल्स थे, इन्होंने कहा था कि हम किंग ऑगस्टस के ज़माने का जो टाइम पीरियड है उसको फॉलो करेंगे आर्ट और लिटरेचर में। हेयर कपलेट क्योंकि उस ज़माने में इस्तेमाल होता था तो हम भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसी ज़माने में ऑगस्टस भी मौजूद था और ऑगस्टस किंग था, तो ओविड भी इसी ज़माने में मौजूद था। तो इस तरह आप देखें, हुरैस है, विर्जिल है, ओविड है, तो इस वजह से ये क्लासिकल राइटर्स इनको कहा जाता है। 49. The Fasti, Book of Days, is a 6-book Latin poem, remained incomplete with calendar construction. Tristia and Epistolia Siponto are two collections of elegies in the form of complaining letters from his exile. अब यहाँ से जो पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने वाला है वो ये है कि दी फेस्टी जो है वो क्या है। ये बुक ऑफ डेज है, ये 6-book लैटिन पोएम है, 6-book लैटिन पोएम है, 6-book लैटिन पोएम। और इसमें करना क्या था, ये इनकम्प्लीट रहेगी और इसका स्ट्रक्चर था इन कैलेंडर के स्टाइल का। ये वही चीज़ है, आप देखें कि एडमंड स्पेंसर ने जब शेफर्ड्स कैलेंडर लिखा तो उसकी 12 उसके पार्ट्स या 12 बुक्स रखी, और ईच पार्ट या ईच बुक जो थी वो दैट वाज नेम्ड आफ्टर ईच मंथ ऑफ अ ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, और इस तरह। तो ये भी कैलेंडर वाला ओविड जो था उससे अराउंड आप समझ लें कि 1500 साल पहले ओविड यही काम कर चुका था। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हम इसको बना लेते हैं। 49 के बाद जो होगा 50 इसी पॉइंट को हम सब डिवाइड कर लेंगे जी, कि ट्रिस्ट्रिया एंड एपिस्टेलिया सीपोंटो 2 कलेक्शंस हैं जी एलिजीज की इन फॉर्म ऑफ कंप्लेनिंग लेटर्स, ये सॉर्ट ऑफ एलिजीज है। अच्छा, कल के लेक्चर में हम बहुत से लोग ये डिस्कस जब कर रहे थे अपना फीडबैक अपने लास्ट ईयर के एग्जाम्स में, तो ये पॉइंट डिस्कस हो रहा था कि कुछ ऐसे वर्क्स थे जो आज तक हमने सुने ही नहीं। वो इस वजह से हमने नहीं सुने कि हम लोग सिर्फ अपने सिलेबस तक महदूद रहते हैं और दूसरे उन राइटर्स को बिल्कुल भी टच नहीं करते जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में हैं। तो जिस तरह हमारे यहाँ सोफोक्लेस है और कुछ और राइटर्स हैं ग्रीक में से, तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हो सकता है ओविड पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए वो जब चीज़ हमारे सामने आती तो हम कहते हैं कि ये तो हमने आज तक सुना ही नहीं। तो हमें जो है अनएक्सपेक्टेड के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 51 देखिएगा, हिज शॉर्टर वर्क्स इंक्लूड रेमेडिया एमोरस, क्योर फॉर लव, द कर्स पोएम एबिस एंड एन एडवाइस पोएम ऑन वुमेन्स कॉस्मेटिक्स। ही रोट अ लास्ट ट्रेजिडी मीडिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है जी इसका, MEDEA मीडिया। ये इसकी एक ट्रेजेडी है जो कि अब लॉस्ट हो चुकी है, इट इज़ नो मोर इन द वर्ल्ड शायद, तो इसी वजह से इसको लॉस्ट ट्रेजेडी कहते हैं। दी हेरोइड्स, हेरोइन और एपिस्टुला हेरियोड्यूम इज़ अ कलेक्शन ऑफ 21 पोइम्स इन एलिजिक कपलेट्स। अब इसमें खैर इसको हम स्किप भी कर सकते हैं माइनर पॉइंट्स को, क्योंकि ये रोमन पोइम्स हैं, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ हमें उनका अंदाज़ा सिर्फ ये होना चाहिए कि ये किसने लिखी है। ट्रिस्टिया सॉरो कंसिस्ट ऑफ 5 बुक्स। ये जो ट्रिस्टिया है ये इट कंसिस्ट ऑफ 5 बुक्स, और इसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट इसमें जो है एपिस्टोलिया जो है इसको भी हम स्किप कर सकते हैं। 56 पॉइंट देखिएगा, ऑगस्टस सीजर बैनिश्ड ओविड टू एन आइसोलेटेड आइलैंड। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि किंग ऑगस्टस ने ओविड को बैनिश कर दिया था। इसमें जो है और ये इसकी डेथ फिर एग्जाइल ही में हुई थी।
ऑगस्टस ने, किंग ऑगस्टस जो था उसने इसको किसी आइसोलेटेड आइलैंड पे बैनिश कर दिया था और उसकी वहीं पे डेथ हो गई थी। 51 57 देखिएगा जी, मेटामॉर्फोसिस क्या है। इट इज़ अ नैरेटिव पोएम बिगिनिंग विद द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड एंड्स इन ऑर्बिट्स टाइम। इट कंसिस्ट ऑफ एडवेंचर्स ऑफ लव अफेयर्स ऑफ deities and heroes. More than 200 tales are taken from Greek and Roman mythology, and these were the greatest source of mythology for Renaissance writers. अब ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रेनेसां को जो कहा जाता है ना रीबर्थ ऑफ नॉलेज, वो रीबर्थ ऑफ नॉलेज उसे इसीलिए रेनेसां को कहा जाता है कि इसमें जब ये चीज़ें रीडिस्कवर हुई, रीबर्थ हुई नॉलेज की, नॉलेज तो ऑलरेडी मौजूद था इन ग्रीक एंड रोमन्स में, तो ये 200 टेल्स थी मैथोलॉजी की, इस किस्म की बहुत सी चीज़ें जब डिस्कवर हुई, पीपल केम टू नो, दीज वर ट्रांसलेटेड, तो फिर एक रेनेसां ऑफ थॉट एंड वंडर हुआ और लोगों ने फिर डिफरेंट स्टाइल में सोचना शुरू किया। अदरवाइज जो चर्च का इन्फ्लुएंस था इटली में भी, जर्मनी में भी, फ्रांस में भी और इंग्लैंड में भी, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि चर्च आपको सोचने पे फर्दर सोचने देता ही नहीं था। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो पिंडार है, या पिंडर है। ये 522 से लेकर 543 BC तक इसका टाइम पीरियड है। ये ग्रीक लिरिक पोइट था जी, ये आपने याद रखना, ही वॉज अ ग्रीक लिरिक पोइट। पिंडर वॉज अ ग्रीक लिरिक पोइट। अब ओविड, होरेस एंड वर्जिल, ओविड, होरेस एंड वर्जिल जो है वो रोमन है और पिंडर जो है वो ग्रीक है। और ये थीब्स से था, थीब्स का जिक्र आप जो है वो एडिपस रेक्स में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। ही वॉज द फर्स्ट ग्रीक पोइट टू रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ पोइट्री and the poet's role. Then his poetry illustrates the beliefs and values of archaic Greece at the dawn of classical period. About 10 days before he died, the goddess Persephone appeared to him and complained that she was the only divinity to him whom he never composed a poem. अब ये भी जाहिर है बड़ी क्या कहना चाहिए, मैथोलॉजिकल बात ही है कि गॉडेसेस तो एक्चुअली हैं ही नहीं ना, ग्रीक्स ने खुद ही इनको समझे फ़र्ज किया हुआ था कि जी गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं। तो ये आई थिंक दिस पॉइंट हैज़ नथिंग टू डू विद आवर प्रिपरेशन, तो इसको हम स्किप कर देंगे। ही डाइड फ्रॉम अराउंड 440 BC व्हाइल अटेंडिंग अ फेस्टिवल एट एरागोस। इसका भी कोई रेलिवेंस नहीं है। स्कॉलर्स एट द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया कलेक्टेड हिज कंपोजिशंस इन 17 बुक्स ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू जॉनरा। अब दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि अलेक्जेंड्रिया की जो लाइब्रेरी है वहाँ से स्कॉलर्स को इसकी 17 बुक्स मिली हैं। 1 book of hymnoi और hymns, 1 book of pains और pines, 2 books और ये सारी आगे आप देखते जाएं, 2 books of Prosodia, 3 books of Parthenia, Song of Light Dawns. इस point को भी it is too elaborate to be in the paper. Then his victory odes are grouped in 4 books: Olympion, Pathorion, Longinus, Lichens. Odes इसकी मशहूर हैं, बस ये आप याद रखिएगा। और आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि ये जो इसका वर्क है ओड्स का, ये पब्लिश हुआ। तो पॉइंट नंबर 62, his victory odes are grouped in 4 books: Olympion, Pythion, Isthemion, and Nemean games. Longinus likens to a vast fire, and Athenaeus refers to him as a great walked Pindar. Pindaric odes जो हैं ये बहुत मशहूर है। इस पॉइंट को भी आई थिंक लेट इट बी स्किप्ड। और 63 अब ये नेक्स्ट हो जाएगा पिंडारिक ओड्स वाला। There are 3 types of stanzas in each ode based on choral position: strophe right to left, antistrophe left to right, and epode in a सर्कल। अब ये जो कोरस होता था जो राइट से लेफ्ट स्टेज पे मूव करता था उसे स्ट्रोफी कहते थे, और जो फिर वही कोरस वापस आता था तो वो एंटी स्ट्रोफी होती थी लेफ्ट से राइट, और वो इपोर्ट कहते थे उस मूवमेंट को जो कि वो सर्कल में स्टेज पे कर रहे होते थे। ग्रीक थिएटर में आपने इसमें देखा होगा, उसमें लिखा होता है स्ट्रोफी एंड एंटी स्ट्रोफी, ये जो एडिपस रेक्स आपने पढ़ा है। 64. A variation of Pindaric odes called irregular ode was developed by Abraham Cowley. 17th century में ये जो इब्राहिम कावले था और इसका शुमार मेटाफिजिकल पोइट्स में होता था, और डॉक्टर जॉनसन ने इसको लाइव्स ऑफ पोइट्स में भी डिस्कस किया है, इब्राहिम कावले, तो उसने पिंडारिक ओड्स की एक वेरिएशन डेवलप की थी।
नेक्स्ट देखिएगा जी, चैप्टर नंबर 7 इज विर्जिल। विर्जिल का जो टाइम है, विर्जिल वाज आल्सो अ रोमन पोएट, Publius Virgilius Maro, usually called as Virgil or Virgil in English, was an ancient Roman poet of the Augustan period। ये भी ऑगस्टन का पीरियड का था, और ओविड भी और होरेस भी। He is known for three major works of Latin literature, the Eclogues, the Georges and the epic Aeneid। सबसे मशहूर वर्क इसका ये जो पोइम है एनियड है, इसका बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है। इटालियन में ये ट्रांसलेट हुई, एंड देन इटालियन के बाद ये ट्रांसलेट हुई फर्दर क्या कहना चाहिए इसको, इंग्लिश में और बहुत सी डिफरेंट लैंग्वेजेस में। उसके बाद आप देखें कि हमारे पास a minor number of poems are collected in the appendix Virgiliana are sometimes attributed to him। His Aeneid has been considered the national epic of ancient Rome from the time of its composition to the present day। यानी Aeneid जो है ये national poem of Rome समझी जाती है, वो इतनी कमाल की epic इसने लिखी। It is modeled after Homer's Iliad and Odyssey। होमर की जो poems हैं दोनों Iliad and Odyssey, आपने ये तीनों पोइम्स तो बहुत अच्छी तरह याद रखनी है कि एलियड एंड ओडेसी होमर की है और एनियड जो है वो वर्जिल की है। होमर ग्रीक था और विर्जिल रोमन था। विर्जिल्स वर्क हैज वाइड एंड डीप इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट पॉइंट 70 है जी। पॉइंट नंबर, विर्जिल्स वर्क हैज वाइड एंड डीप इन्फ्लुएंस ऑन वेस्टर्न लिटरेचर एंड मोस्ट नोटेबली ऑन डेंटेज डिवाइन कॉमेडी और डेवेनिया कॉमेडिया। तो इस पे अब ये यहाँ से दिस इज अनदर पॉइंट कि ये जो डेंटे था ये कौन था, ये इटालियन पोइट था, और इसका ये जो वर्क है डिविनिया कॉमेडिया है, और इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन है जी डिवाइन कॉमेडी। इसमें विर्जिल जो है वो अपीयर होता है, डेंटे उसको प्रेजेंट करता है, और डेंटे इज गाइड थ्रू हेल एंड परगेटरी। यानी हेल में ये रिलीजियस थीम्स हैं क्रिश्चियनिटी के, इनको ज़रा हमारे लिए समझना मुश्किल होता है। 71 देखिएगा, आफ्टर कंसिडरिंग ब्रीफली अ करियर इन रेट्रिक एंड लॉ द यंग वर्जिल turned his talents to poetry। he was a poet, though I think this point is redundant, इसको हम निकाल देते। he was nicknamed, ये एक important point है जी, Parlyhan, Parlhenis, Parlyhans or maiden, because of his social aloofness। This is an important point। The Augustan poet Ovid parodied the opening lines of Aeneid in Amoris, and his summary of the Aeneid storybook in 14 of the Metamorphosis, the so-called mini Aeneid। अच्छा, इसमें सिर्फ जो एक important point है वो ये है कि Metamorphosis को mini Aeneid भी कहा जाता है। This is an important point to be remembered। अच्छा, बहुत से लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि शायद ये बातें इरेलीवेंट हैं, लेकिन ये इरेलीवेंट बिल्कुल भी नहीं है। जब बहुत टेस्ट देने के बाद लोग कहते हैं कि जी वो तो उसमें तो पता नहीं ऐसी ऐसी चीज़ें थी टेस्ट में कि जो आज तक हमने नाम ही नहीं सुना, तो वो अब यहाँ पे यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि उन चीज़ों का नाम आप पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। नेक्स्ट 73 देखिएगा जी, लोकन्स एपिक द बेलिम ऑलिव has been considered an anti-Virgilian epic। ये जो है anti-Virgil epic है, जिस तरह epic Virgil ने लिखी है वैसी ये नहीं है, और इसका नाम क्या है जी, बेलिम ऑलिव, बेलिम ऑलिव। 74 The Aeneid, an epic poem written between 29 and 19 BC, tells the legendary story of Aeneas, a Trojan who traveled to Italy, where he became the ancestor of Romans। It comprises 9,896 lines in a dactylic hexameter। So this is an introduction of the poem Aeneid। This is an introduction of the poem Aeneid। जो writer है वो होमर है, probably between 12th and 8th century BC का। Homer is best known as author of Iliad and Odyssey। Iliad and Odyssey जो है ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिनका इंग्लिश और इटालियन लिटरेचर पे बहुत असर है, और सिमिलरली रेनेसां की बेसिस जो है ये दो वर्क्स बनते हैं, एलियड, ओडेसी एंड एनियड जो है। ही वाज बिलीव्ड बाय द एंशिएंट ग्रीक्स टू हैव बीन द फर्स्ट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल एपिक पोएट्स। फर्स्ट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल एपिक पोएट्स था, ऑथर ऑफ द फर्स्ट नोन लिटरेचर ऑफ यूरोप। ही इज सेंट्रल टू द वेस्टर्न कैनन। होमर जो है वो वेस्टर्न कैनन में बहुत सेंट्रल है। कैनन मीन्स लिटरेरी रूल्स जो हैं, क्योंकि उसके लिखी हुई चीज़ों को
जो है वो स्टैंडर्ड मॉडल बनाया गया था। और आप ये देखें कि जब मैथ्यू आर्नल्ड आप क्रिटिसिज्म में पढ़ेंगे तो उसमें जो उसका टच स्टोन मेथड है वो यही है। वो कहता है कि आप एलियड ओडेसी से या एनियड से, होमर और विर्जिल से और अरिस्टो और प्लेटो से लाइंस लें उनकी पोइट्री की। प्लेटो की तो ऑब्वियसली नहीं होंगी लेकिन बाकियों की। तो आप उन लाइंस लें और उनके पैरेलल आप न्यू पोइट्स की लाइंस को रखें, उसमें आप जज करें उनकी क्वालिटी ऑफ डिक्शन, उनकी लिरिकल क्वालिटी, उनका थीम। अगर वो उनके करीब करीब हैं तो फिर आप जज करें कि हाँ ये क्वालिटी उनमें उनसे मैच करती है। यानी टच टोन जो होगा, जो मेजरिंग पॉइंट होगा, वो आपके पास इन क्लासिकल राइटर्स का वर्क होगा। और बहुत अरसा तक ऐसे ऑब्वियसली होता भी रहा और किसी न किसी तरह हम इनको जज कर रहे होते हैं मैथ्यू आर्नल्ड के टच स्टोन मैथड के थ्रू। पॉइंट 78 देखिएगा जी। द इम्पोर्टेंस ऑफ होमर टू द एंशिएंट ग्रीक्स इज डिस्क्राइब्ड इन प्लेटोज रिपब्लिक विच पोर्ट्रेज हिम एज फर्स्ट टीचर ऑफ ट्रेजेडीज एंड लीडर ऑफ ग्रेट कल्चर। अब आप इससे इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा लें होमर का कि प्लेटो ने भी अपनी बुक द रिपब्लिक में उसको ये कमेंट किया है कि ही वॉज द फर्स्ट टीचर ऑफ ट्रेजेडीज एंड लीडर ऑफ ग्रीक कल्चर। Next, the satirical Lucian in his work True History, describing him as a Babylonian called Tigranes, who assumed the name Homer when taken hostage. अब ये एक सैटरिस्ट था लूजियन। वो अपनी बुक ट्रू हिस्ट्री में कहता है कि ये असल में एक बाबल का बाशिंदा था, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी ना उसी ज़माने में, वो भी चल रही थी। बाबल और नैनवा आपने उर्दू में सुना होगा। तो बेबीलोनियन था जिसका नाम टेग्रोनोस था। तो लेकिन उसने होमर का नाम इख्तियार कर लिया था जब इसको जो थे ग्रीक जो थे उन्होंने अपने कब्ज़े में पकड़ के कैदी बना लिया था, हॉस्टेज बना लिया था। तो ग्रीक में जाके इसने अपना नाम होमर रख लिया था। तो वी डोंट नो मच अबाउट दिस, ये जस्ट एजम्पशंस ही हैं। इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन ये पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है वो जहन में रखेंगे। नोटेबल वर्क्स ऑफ होमर जो है वो ओडेसी है जी। दिस पोएम प्राइमरीली फोकसेस ऑन ग्रीक हीरो ओडिसिस। ओडिसिस की लाइफ पे ये जी पोएम है, नोन एज यूलिसिस इन रोमन मिथ। रोमन में ये आके यूलिसिस बन जाता है और उधर ओडिसिस है। और यही आप देखिए यूलिसिस नाम के बहुत से नॉवेल्स हैं, बहुत से पोइट्री की पोइम्स भी लिखी गई है। तो इसमें अब देखें किंग ऑफ एथेका होता है एंड इज जर्नी होम आफ्टर द फॉल ऑफ ट्रॉय। ट्रॉय के फॉल के बाद ये घर वापस आ रहा होता है। इट टेक्स ओडिसियस 10 years टू रीच इथाका आफ्टर द 10 years ट्रोजन वॉर। In his absence, it is assumed Odysseus has died, and his wife Penelope and son Telemachus must deal with a group of unruly suitors, the ministers who compete for Penelope's hand in marriage। तो ये सारी पोएम इसी से डील करती है कि ओडिसिस या यूलिसिस जो है वो ट्रोजन वॉर से वापस आता है। 10 साल तो जंग चलती है, 10 साल उसे वापसी में लग जाते हैं। और फिर पीछे पेनिलोप उसकी जो वाइफ होती है और उसका बेटा जो टेलीमैकस होता है, ये बेचारे जो हैं वो परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि लोग इन्हें बहुत तंग कर रहे होते हैं पेनिलोप से शादी करने के लिए और तख्त संभालने के लिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा आता है कि टेलीमैकस किसका बेटा होता है, पेनिलोप किसकी वाइफ होती है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू रिमेंबर दिस इन एनी वे, यू नीड टू रिमेंबर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसने इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। चैपमैन ने किया था, जॉर्ज चैपमैन ने ट्रांसलेट किया था इसको इंग्लिश में। चैपमैन्स होमर भी कहा जाता है इस वर्क को, इसकी ट्रांसलेशंस को ना चैपमैन्स होमर भी कहा जाता है। इट इज़ रिटन इन डेक्टेलिक हेक्सामीटर, इट इज़ सीक्वल टू द एलियड, यानी पहले एलियड लिखी गई और उसके सीक्वेंस के तौर पे एलियड लिखी गई। नेक्स्ट देखिएगा जी, इसमें हमारे पास आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा ये एलियड की डिस्क्रिप्शन के एलियड जो है वो क्या था और इसमें क्या कुछ था। रिफर्ड एज द सॉन्ग्स ऑफ इलियन और सॉन्ग्स ऑफ इलियम, इट इज़ एन एंशिएंट ग्रीक एपिक पोएम। ये क्या है जी, एंशिएंट ग्रीक एपिक पोएम है जी जिसका नाम एलियड है। इन डेक्टेलिक हेक्सामीटर है जी, डेक्टेलिक हेक्सामीटर में लिखी गई। ये इसका जो मीटर है राइम स्कीम है और ये टाइम पीरियड है जी ड्यूरिंग द ट्रोजन वॉर्स और ओडिसी है आफ्टर द ट्रोजन वॉर्स बिटवीन किंग एमन। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि जो ट्रोजन वॉर्स थी वो किन के दरमियान हुई, वो किंग एगामेमनॉन और जो वॉरियर था एक्िलीस के हील्स का जिक्र जो है वो डॉक्टर फॉस्टस में भी आता है। और इसमें जो लाइंस हैं वो 15,693 15,693 लाइंस है। तो इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है विच यू नीड टू रिमेंबर। और ये जो हमारा आई टेल यू, ये जो एग्ज़ाम 2017 वाला टेस्ट था उसमें तो अच्छा खासा ग्रीक लिटरेचर से आया था। और देखें जिस तरह आपने बाकी लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने हैं और वो बता रहे हैं कि कभी जो है वो इंडियन राइटर से ज़्यादा आ जाता है, कभी किसी वेबसाइट से ज़्यादा आ जाता है और कभी ग्रीक से ज़्यादा आ जाता है। तो तीनों दफ़ा ये जो पेपर्स हैं उनका पैटर्न बहुत डिफरेंट रहा है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये इस तरह। एक दफ़ा मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि जो सबसे पहला हमारा सेशन था 2017 था आई थिंक, तो उसमें फ़िज़िकल क्लास ही थी, ऑनलाइन तो नहीं थी। तो उसमें जो टेस्ट हुआ था लेक्चरशिप का भी और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी, दोनों में ग्रीक लिटरेचर बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। और ये वाला क्वेश्चन किंग एगामेमनॉन का भी था, एक्िलेस का भी था, एलियड और ओडिसी से क्वेश्चंस थे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें कुछ भी नहीं पता कि हो सकता है कि इस दफ़ा फिर जो है वो यहाँ से फिर आ जाए, इट कैन हैपन। उसके बाद होमर एक हिम है जी। हिम कहते हैं हम टाइप की जो नातें या पोइम्स होती हैं उनको हिम, होमर की जो हिम्स है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 33 एनोनिमस एंशियंट, ये एनोनिमस हैं जी, एट्रीब्यूटेड मे बी टू होमर बट दे आर एनोनिमस। उसके बाद देखिए होमर एक हिम है। आगे जी ग्रीक हिम्स हैं सेलिब्रेटिंग इंडिविजुअल गॉड इन डेक्टाइल हेक्सामीटर। उसके बाद एपिक साइकिल, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एंशिएंट ग्रीक एपिक पोइम्स दैट रिलेटेड द स्टोरी ऑफ ट्रोजन वॉर विच इंक्लूड्स सिप्रिया एंड Ethiopies and so-called little Iliad and these ये जो कैरेक्टर्स हैं और ये लिखी हेक्सामीटर में ही गई। एपिक साइकिल जो है ये भी बस जनरल सा आप एक व्यू इसका जहन में रख लेंगे जी। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर 2 फॉर टुडे। और ये ग्रीक और एंशिएंट लिटरेचर कंप्लीट हो गया है एक्सेप्ट द टेक्सचुअल वंस। तो टेक्सचुअल वंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट हमने करने हैं वो प्रोमेथेस बाउंड, तो स्पेशली टेक्स्ट में हम करेंगे डिस्कस।